गाइस, क्या हाल, कैसे हो सब? डेफिनेटली सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत 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 बढ़िया काम कर रहे होंगे। तो काफी एनर्जी होगी। पिछले वीडियो के साथ अपन ने जैसे शुरुआत की थी, जैसे बात की थी, तो एनर्जी तो होनी चाहिए आप सब में, ठीक है। तो आज का वीडियो फिर से काफी इंटरेस्टिंग है। थंबनेल देख लिया होगा, व्हाई मोस्ट बिजनेसेस और स्टार्टअप फेल्स। भाई काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसे 12 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनका अगर आपने आज ध्यान रख लिया ना, आज अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो ना, तो अगर आपने इन 12 पॉइंट्स के बारे में सुन लिया तो हो सकता है आज ही आपको एक ऐसा पॉइंट समझ में आ जाए जहां पे आपको अपने बिजनेस में या स्टार्टअप में फॉल्ट दिख जाएगी, जहां पे आप उसको इम्प्रूव करके आपके बिजनेस को फेल होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक वीडियो लाता हूँ और अब मैं वीडियो बढ़ाने वाला हूँ। हर हफ्ते मैं लगभग 2 वीडियो लेके आऊंगा। काफी ज्यादा हम लोग अच्छी बात नॉलेज पे देखेंगे, काम करेंगे और उसे सीख के हम अपने लाइफ एंड बिजनेस दोनों को इंप्रूव करने में काफ़ी बात करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये दूसरों के पास भी ये नॉलेज पहुंचेगा और भाई यूट्यूब के एल्गोरिथम में भी थोड़ा हेल्प होगी, है ना। तो भाई लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाएगा। तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आज हम पकड़ते हैं कि भाई जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, सबसे पहली गलती क्या करते हैं ना, वो नॉलेज, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस चारों को एक साथ कभी नहीं करते। मतलब कई बार क्या होता है कि कोई एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो सिर्फ क्या होता है, लर्निंग में ध्यान देता है। चलो लर्निंग करने के बाद एक बार प्लान भी कर लेता है, तो क्या वो एग्जीक्यूशन लेने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या एग्जीक्यूशन, उसके ऑपरेशंस को सही तरीके से प्लान नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है कि भाई वो लर्निंग करता ही नहीं है, वो सिर्फ सोचता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको फेस करते हैं। वो अपने इनिशियल नॉलेज से बिना कोई पास लर्निंग की एक टैग अपने दिमाग में बनाए बिना उसने प्लानिंग कर देनी है, जो कि कई बार क्या होता है, आपका प्लान इसके कारण अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास एक सर्टेन डेटा, एक सर्टेन एक आपकी वायर्ड नहीं होती आपके माइंड में कुछ ऐसी प्लान्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लॉजिक, उसके कारण आपके प्लान्स काफ़ी बिगड़ जाते हैं। तो आपकी प्लानिंग आप तब करिए जब आपकी नॉलेज, जब आप लर्न कर रहे हो, जब आपके पास नॉलेज, तभी तो आप सही तरीके से कोई प्रॉब्लम को टैकल कर पाओगे या प्लान कर पाओगे। और कई बार क्या होता है वही कि भाई ये तीनों कर लेते हैं और लास्ट में जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसको नहीं करते हैं कि अपने बिजनेस को, उनको अगर लेट से वो तीनों चीज़ें कर रहे हैं, वो लर्निंग भी कर रहे हैं, वो नॉलेज भी ले रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, बट अगर अपने बिजनेस को वो एनालाइज नहीं करेंगे कि भाई क्या चल रहा है, क्या कोई एक पैरामीटर्स, एक नंबर, एक टारगेट सेट नहीं करेंगे, उनको पता कैसे चलेगा कि भाई किस चीज़ में प्रॉब्लम जा रही है, किस चीज़ में नहीं जा रही है। तो हमको ध्यान में रखना है कि हमको लर्निंग भी करनी है, हमको प्लानिंग भी करनी है, हमको एग्जीक्यूशन भी करना है, हमको और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनालाइज भी करना है। अब ये चारों चीजें आपको होना चाहिए। कई बार एग्जीक्यूशन का यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास कोई प्लान आता है, आप ना उसको एज एन एक्सपेरिमेंट कर दो ना। अगर वहाँ पे कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लग रहा है तो आप वहाँ पे उसको एक्सपेरिमेंट कर दो, क्योंकि एग्जीक्यूशन में कई बार क्या होता है ना, आप छोटे छोटे प्लान को कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करते, तो यहाँ पे भी काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस बात को अगर आप कर रहे हो ना, तो इस बात को आज ही आप सोचना और इस पर वर्क करना। दूसरी चीज हम बताते हैं, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो वो है भाई कि भाई विजन जो होता है ना, कई बार क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट होते हैं इंडिया में खास करके, भाई बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी भी बैठे हुए हैं, क्या है, विजन नहीं होता है। और कई बार स्टार्टअप फाउंडर्स एंड देन इनके पास विजन तो होता है, पर वो क्या हो ना, विजन तो पहली चीज तो कई बार क्या होता है कि एक गलत पाथ में एक विजन चूज कर लेते हैं। प्रोडक्ट कई बार होता क्या है कि भाई प्रोडक्ट काफी अच्छा बनाया जा सकता है, वहां पे वो लोग विजन चूज कर लेते हैं कोई डिफरेंट पार्ट में। तो कई बार क्या होता है कि एक तो विजन, एक तो पहली बात बड़ा नहीं सोच पाते, दूसरी चीज की भाई विजन उनका गलत हो जाता है। कई बार डिफरेंट रास्ते पे, जहाँ पे जाना चाहिए उसको नहीं चूज करके दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। तो वो विजन की एक प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे आप विजन आपका पता होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आपको एक्चुअल में अगले 5 साल, 6 साल, 10 साल में भाई कहाँ पे बैठना है। वो आपके बिजनेस मॉडल, बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस सेक्टर, आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको एक विजन सेट आउट करना है। तो वो विजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपके लिए अगर आपका आज विजन सेट नहीं है कि आप एक्चुअल में किस तरीके से काम करने वाले हो, तो आप आज ही विजन सेट करो। अगर आपका विजन आपने सेट किया हुआ तो उसको एक बार फिर से एनालाइज करना कि क्या हम सही तरीके पे काम कर रहे हैं, क्या इस विजन, इस पाथ में क्या ग्रोथ है कि नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है कि भाई जब
बिजनेसेस आते हैं ना, कई बार क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस तो भाई एक तो रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट या फिर बहुत एकदम नया कैटेगरी का प्रोडक्ट, एक नया लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जिसका बहुत कम कंपटीशन, ऐसे तो बहुत रेयर बनते हैं। मैं ज़्यादातर मैं बात करूँगा इस पॉइंट में कि भाई जो क्लटर मार्केट में आते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को छोटी मोटी चेंजेस लेके आते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई वो प्रोडक्ट तो लेके आते हैं पर वो राइट मार्केट नहीं चूज कर पाते हैं, राइट प्रोडक्ट नहीं चूज कर पाते हैं। होता क्या है कि भाई क्लटर मार्केट में जब आप आते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप कई बार वो प्रोडक्ट चूज कर लेते हो जहां पे स्कोप ही नहीं होता है। समझ में आई बात? स्कोप की प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी, कि आपको ध्यान में रखना है कि भाई स्कोप है प्रोडक्ट में, नहीं क्या पोटेंशियल है। जब आप प्रोडक्ट या मार्केट चूज करो तो आपको 4 चीज देखनी होती है। सबसे पहली चीज आप ये देखो कि भाई जो मार्केट में क्या पोटेंशियल है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कि भाई कितना कॉम्पिटिशन है, मार्केट कितना बड़ा है और कितना बड़ा बना जा सकता है। और भाई चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई कोई एक ऐसा सेपरेशन जगह है जहां पे मैं काम कर सकता हूं। ये 4 चीज आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रोडक्ट मार्केट फिट आप चूज करते हो, आपका राइट मार्केट फिट प्रोडक्ट, उसका मतलब समझो पहले। राइट मार्केट फिट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि भाई प्रोडक्ट जो है आपका कस्टमर के अकॉर्डिंग है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या वो उसका प्रोडक्ट का पोटेंशियल है, स्कोप है, क्या उसमें कोई एक जगह बनाई जा सकती है, क्या उसमें कोई एक बड़ा गेम प्ले किया जा सकता है, क्या उस भीड़ में मैं कोई जगह बना सकता हूं। इसका मतलब होता है राइट मार्केट फिट प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट इस तरीके से आपको चूज करना है। तो राइट मार्केट चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं और कभी बात करूंगा कि भाई प्रोडक्ट को चूज कैसे करते हैं, मार्केट को किस तरीके से रिसर्च करते हैं, किस तरीके से सही प्रोडक्ट मार्केट फिट अपने को चूज करना होता है, कौन सी प्रोसेस हम कर सकते हैं। हम इसके बारे में और डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाओ, वहां पे मैंने प्रोडक्ट चूज करने के लिए काफी अच्छी टिप्स दी हुई है कि भाई आपको कैसे रिसर्च करके प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। तो मैंने उस पर भी काफी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे बात की है। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा मेरे चैनल का नाम, वहां पे आप जाके चेक करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज वहाँ पे एक नई वीडियो के साथ आता हूँ। लाइफ एंड बिजनेस, वही दोनों टॉपिक हमारे रहते हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे मैंने वैसे काफ़ी बात की हुई प्रोडक्ट मार्केट फिट, कैसे एक मार्केट फिट प्रोडक्ट अपने को चूज करना चाहिए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट हम आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको ना, आप सुन, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे जैसे और भी बहुत सारे कोचेस को सुन रहे हो, तो आप क्या बहुत सारे नॉलेजेस सुनते हो। आप सबसे पहली बात नॉलेज सुनो, बहुत अच्छी बात है, बट आपके लिए कौन सा नॉलेज, कौन सा प्रोसेस, कौन सी मेथड, कौन सा स्ट्रेटजी, कौन सा फॉर्मूला आपके बिजनेस के लिए सटीक रहेगा, वो आपको पता होना चाहिए। यानी आपको अपने, सबसे पहली चीज तो अपने बिजनेस की कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं कहाँ हूँ, किधर जाना है, मेरे विजन, मेरी स्ट्रेटजी, मेरे बिजनेस का कल्चर किस तरीके से, पहले तो उसको समझो, समझ में आ रही बात, अपने बिजनेस की कंडीशन समझो, एंड देन उसके बाद आप के स्ट्रैटेजीज, आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के हिसाब से उन फॉर्मूलाज, मेथड्स एंड नॉलेजेस को इंप्लीमेंट करो। ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है उसको देख के आपने भी कर दिया। भाई उसके लिए हो सकता है वो सूटेबल है, पर तेरे लिए सूटेबल तो नहीं है ना। तो वो चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर क्या होता है कई बार कि भाई हम बहुत सारा जो होता है ना, गलत स्ट्रैटेजीज, गलत फॉर्मूला, गलत चीज जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, हमारा पैसा उसमें हम लगा देते हैं, हमारा कैश फ्लो हम बेकार कर देते हैं, हमारे एसेट्स पे हमारी पकड़ कम हो जाती है। भाई इसके कारण भाई कैश तो भाई, एसेट तो भाई बिजनेस की जान है भाई, वो नहीं होगा आप ना, तो आपका क्या काम करेगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपके पास होगा, आप ना तो फिर नए कस्टमर उठा पाओगे, आपका ना तो माल आ पाएगा, स्टॉक आप ला पाओगे, या फिर आप प्रोडक्ट इंप्रूव कर पाओगे। आपका भाई सिंपल चीज है। तो अगर क्योंकि आपने गलत चीज में अगर आप पैसा डालोगे तो भाई आपका भाई धंधा तो भाई गिरना है, ऑब्वियस सी बात है, गिरेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने बिजनेस कंडीशन समझना है। अब ना केवल अपने बिजनेस कंडीशन को, आपको आपके कंपटीशन के अराउंड, आपके लोकल कंपटीशन, आपके ग्लोबल कंपटीशन, आपकी बिजनेस सेक्टर में आपके क्या चल रहा है पूरे, उसको भी आपको समझना है कि भाई कौन सी चीज है जो मेरे से डिफरेंट मार्केट में, मेरे सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट में कोई बंदा कर रहा है, ताकि मैं इंप्लीमेंट करूं अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग। ये सब चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज होना है। बेसिकली आपको आपके सेक्टर, आपकी इंडस्ट्री, आपके कंपटीशन, आपके मैक्रो कंडीशन पे, माइक्रो कंडीशन में, हर जगह पे आपको रिसर्च करते रहना है, ताकि
उनको उन डेटास के थ्रू ही आप अपने बिजनेस में कोई इंप्रूवमेंट, कोई चेंजेस ला सकते हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसके अकॉर्डिंग आप कई बार क्या होता है, आपको वो मेथड्स और फॉर्मूलाज मिल जाते हैं जो कि काफ़ी लाइक अप्लाइड होते हैं। तो अब वो फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले सबसे पहले अपने बिजनेस की कंडीशन समझनी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला स्टेप तो ये ले लो, ठीक है। अब हम पांचवा बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है कि भाई कैश फ्लो का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, होता क्या है बहुत सारे स्टार्टअप्स में, जो ये स्टार्टअप्स में काफी प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है, अच्छा प्रोडक्ट भी वो लोग चूज कर लेते हैं, बहुत सही प्रोडक्ट होता है, पर क्या होता है कि भाई वो लोग ना बर्न में काफी, मतलब क्या है, आज मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है ना कि भाई आप लोग मतलब हर जगह कोई पिच भी सुनता है ना तो बोलते हैं कि भाई क्या तेरा बर्न रेट क्या है भाई। मतलब वो सोचते हैं कि भाई बर्न करना काफी एक कूल चीज है, पर ये नहीं समझ पाते कि पैसा बर्न करने से भाई तेरा तो भाई सब पैसा जा रहा है, तेरे को वो ठीक है तू जा रहा है, पर तेरे पास क्या वो सटीक स्ट्रैटेजी या फिर वो सटीक फॉर्मूला है जिसके कारण वो जो पैसा तेरा जा रहा है वो क्या सही जगह पे जा रहा है। अगर तू कस्टमर एक्वायर करने में बहुत सारे पैसे डाला, लेट्स फॉर एग्जांपल तेरा एक सॉफ्टवेयर लाइक एक तेरा D2C का मॉडल तेरी वेबसाइट में, तो ऑब्वियस बात है तेरे को वहां पे तो मार्केटिंग में स्टार्टिंग से पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वहां पे अगर तेरे को ग्रो करना है, बाकी और बहुत सारे लो कॉस्ट मार्केटिंग तरीके भी होंगे जहां पे तू अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकता है ऑर्गेनिक तरीके से, बट आप अगर मोनेटाइज वे में अगर आप जा रहे हो, पैसा वहां पे अगर आप खर्च कर रहे हो, तो आप ये देखना कि भाई आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो। अगर आप जितना कर रहे हो क्या उसके मुताबिक आपकी क्या रिस्पॉन्स क्या है, हमेशा क्या है आपको ना स्टेप, जैसे मान लो आपने कुछ अमाउंट खर्च किया, अब देखो कि भाई आपने जो एक्सपेक्ट किया था क्या वो नंबर आया। अगर वो नंबर ऑफ कस्टमर आपके अगर आ गए तो ठीक है, चलो आपका ये वाला ऑपरेशन सही हो गया। अगर मान लो नहीं आ रहा है और उसको नजरअंदाज करके आप बार बार वही बर्निंग में पैसा डाल रहे हो, तो यहाँ पे आपका पैसा क्या बार बार बर्बाद हो रहा है। इससे क्या होता है कि आपका एक्सपेंस बढ़ता है, रेवेन्यू तो भाई उतना आप क्रिएट कर नहीं पा रहे हो और आपका एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, आप लॉस मेकिंग में चले जा रहे हो। तो देखो लॉस मेकिंग कंपनीज का भी एक तरीका होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ भाई ओयो अभी भी आज लॉस मेकिंग कंपनी ही है, क्यों, बट उनके पास वो एक उनका स्ट्रैटेजी इस तरीके से चल रहा है कि उनको किस तरीके से वो अपने कस्टमर बेस को रिटेन कर रहे हैं, कस्टमर को रिटेन कर रहे हैं। उनका एक सटीक प्लान है जिसपे वो कस्टमर को रिटेन कर रहे हैं, कस्टमर उनके पास एक रिकरिंग वे में आ रहा है। आज वो एक्सपेंस उनका बढ़ा रहे हैं स्केल करने के लिए, उसको समझो तुम, वो यूं नहीं खर्च कर रहे कि वो सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ कस्टमर कुछ कस्टमर लाने के लिए, उनका कस्टमर रेंज बढ़ रहा है इसलिए उनके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। मान लो वो कुछ एक जगह पे ऑपरेशंस बंद कर देना, उन्होंने थोड़ा सा लिमिटेड ऑपरेशंस पे लाया, तो आज वो बहुत जल्दी एक 2 महीने के अंदर वो प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। बात है समझ में, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि आपको दूसरों को देख के बर्निंग नहीं करनी है, आपको अपने बिजनेस को भाई कितना पैसा बचा है मेरे पास और मेरा जो भी मेरा प्लान है, मेरी ग्रोथ स्ट्रेटजी इस तरीके से होना चाहिए कि आज क्या मैं नॉन प्रॉफिटेबल चल रहा हूं तो मेरे प्रॉफिटेबल होने के कन्वर्ट होने की वो मेरे पास स्ट्रेटजीज है कि नहीं है, वो चीज भी आपके पास होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, मतलब आपको अवेयर रहना है कि भाई मैं ऐसे यूं हवे में नहीं उड़ाना पैसे, भाई कोशिश करो कि मैं कितना प्रॉफिटेबल वे में आप कर सकते हो काम, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो प्रॉफिटेबिलिटी की है भाई, पर प्रॉफिटेबल चलोगे तब भी तुम आराम से बड़ा कर सकते हो, बस आपका सही मार्केट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बात करते हो बोट की, देखो बोट हमेशा से प्रॉफिटेबल कंपनी रहा है, समझना नहीं बात, हमेशा से प्रॉफिटेबल कंपनी रहा है। देखो उसकी स्पीड भी ठीक ठाक थी और ग्रो होने की, और मार्केट भी सही हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसकी सही टारगेट कस्टमर को उसने टारगेट किया, सही प्रोडक्ट लेके आया और सही तरीके की स्ट्रैटेजीज के साथ कस्टमर को एक्वायर किया, और अभी भी वो मार्केट में एज अ प्रॉफिटेबल कंपनी बैठा हुआ है। और यहीं पे एक तरीके की बात करूँ डीमार्ट की, तो डीमार्ट को हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा, पर उसकी जो प्रोसेस थी वो थोड़ा धीमे थी। तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कंडीशन की कितनी जल्दी ग्रो हो सकता है, पर आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपका मॉडल इस तरीके से चले कि आप कभी पैसे के कारण अपने धंधे को बंद ना कर दो, समझने में, तो आपको उसके कारण दिल्ली नहीं होनी चाहिए, आपके धंधे में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई छठी चीज वो है कि भाई आप ना आपका प्रोडक्ट आप सही कस्टमर को नहीं बेच रहे हो। यानी आप यहाँ मैं बात करूंगा कि जब आप मार्केटिंग करते हो, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि आपका प्रोडक्ट है वो हर कैटेगरी का इंसान यूज कर सकता है, कि वो एक 40 साल का बंदा भी यूज कर सकता है, 50 साल का भी कर सकता है, 10 साल का भी कर सकता है, 8 साल का भी कर सकता है। पर आपने क्या किया कि आप ना सही तरीके से कस्टमर एक्वायर कर रहे थे, तो आपने सही तरीके की मार्केटिंग स्टोरी नहीं डाली किसी एक पर्टिकुलर ऑडियंस के हिसाब से। मतलब आपका मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब आप कस्टमर पे पैसा लाइक एक्वायर कर रहे हो, पैसा लगाते हो, तो आप क्या राइट
कस्टमर पे ही आप टारगेट कोई स्टोरी लाइन बना रहे हो, आप कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे मैं फिर से बोट की बात करता हूँ, बोट को देखो, बोट का प्रोडक्ट यूज तो सब कोई कर सकते थे, बट उसने टारगेट किया किसको, यूथ को, यंग जनरेशन को, क्योंकि भाई यंग जनरेशन वो है जो इसके सबसे ज्यादा बाई करने वाले तो यही लोग हैं। भाई बूढ़ा तो भाई चलो एक बार वो उसको लेना होगा तो उसको एक बार लेगा, पर शौक तो उसको नहीं होना। बहुत कम लोग जिसको इसको शौक होता है कि 40 साल लोग को, पर 18 से 25, 18 से 24 साल के लोग, यहाँ पे लोग उसने इनको टारगेट किया और इनको टारगेट करके उसने बेचा। तो ये जो है फ्रिक्वेंट बायर है और ये बायर जो है ज्यादा है। तो इस तरीके की मैं बोल रहा हूँ राइट कस्टमर आपको चूज करना है। समझ में? दूसरा राइट कस्टमर चूज करने का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है आप जब ला रहे हो या फिर बना रहे हो, तो भाई आप ना जो जिस भी जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट लेके आए, तो क्या वो प्रोडक्ट जिस ऑडियंस के हिसाब से आपने बनाई या लाई, क्या उसके ऑडियंस की नंबर है, बेचने लायक है, लेने वाले हैं लोग की नहीं है। मतलब आपके प्रोडक्ट चूजिंग में या फिर प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट लाने में आपको ध्यान में रखना है कि भाई जिस कैटेगरी का भी मैं प्रोडक्ट ला रहा हूँ, क्या वो प्रोडक्ट बिक जाएगा, क्या वो लेने वाले लोग है कि नहीं है। इसलिए राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, आपको राइट लोगों को आपको बेचना इंपॉर्टेंट है। आपका राइट कस्टमर आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक्चुअल में कौन सबसे बड़ा कस्टमर होगा, उसको आपको टारगेट करना है। ठीक। सातवीं चीज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई आप जब मैंने मेरी हाउ टू स्केल योर बिजनेस में जब मैंने बात की थी कि भाई आपको जब आप बिजनेस बड़ा कर रहे हो तो आपको एक, जब आप क्लटर मार्केट पे आते हो तो आपको एक, जब आते हो ना तो आपको एक सेपरेट जगह अपने लिए बना के रखनी है। मैंने हमेशा बोला है कि आप जब भी आते हो ना, आप ये देखो कि भाई आपके पास क्या वो जगह बन रही है जिसके बिहाफ पे आप कंज्यूमर के साथ खेल सकते हो, आप एक सस्टेनेबल वे में अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। क्या वो जगह है आपके पास? ऐसे मैंने जब अभी मैं बात किया ना प्रोडक्ट मार्केट फिट, एक राइट मार्केट में ना, तो राइट मार्केट और ये जो वाला जो पॉइंट है दोनों लगभग सेम है कि आपके पास वो जगह होनी चाहिए जहां पे आप, अगर आप कोई भी मार्केट में आ रहे हो तो क्या आप वहां पे एग्जिस्ट कर सकते हो, वो जगह है आपके पास। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी जाके घुस गए, भाई लोग मेरे चार पहचान के लोग कर रहे थे, मैं भी जाके चल गया। भाई फालतू में क्यों पैसा डाल रहा है? भाई स्कोप है बढ़ने का तो ही डालना। भाई फालतू में पैसे तो पड़े नहीं अपने पास इतने कि अपन कुछ भी ऐसे उठा के डाल देंगे। तो भाई सही मार्केट आपको चुनना है जहाँ पे आप एक सेपरेट जगह अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए जहाँ पे आप काम कर सको, वो होना चाहिए। ठीक है, ये 7वां पॉइंट हो। 8वां पॉइंट अगर मैं बात करूँ ना, तो कई बार क्या होता है कि बिजनेसेस जो होते हैं सही प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, सही कस्टमर को भी बेच रहे होते हैं, सही मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं, पर क्या होता है कि जब कस्टमर आता है ना लेने, जब स्टोर में आता है या साइट में आता है लेने, वेबसाइट पे आता है लेने, तो वहां पास उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा करने पे कई बार बिजनेसेस जो होती है चूक कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा इंप्रेशन पॉइंट होता है आपके बिजनेस के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट लाने के लिए, या फिर कस्टमर को एक इमोशनली और रिलेशनली अच्छा अटैच करने के लिए। वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पे कई बार बिजनेसेस जो होते हैं चूक कर जाते हैं उनके कस्टमर एक्सपीरियंस में। तो उसमें कस्टमर एक्सपीरियंस में जैसे मैं बात करूँ कि भाई क्या होता है, कई बार आपकी जो इन स्टोर की बात करूँ तो जो सेल्समैन होता है उसकी सेल्स पिच पे आपने कभी सेल्समैन को अपने ट्रेनिंग नहीं किया, कैसे बोलना क्या बोलना उस पर आपने कभी काम नहीं किया होता है। तो ये चीज़ काफ़ी कई बार मिस्टेक कर देते हैं लोग। जैसे आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रोसेस हो वो काफ़ी स्मूथ हो, जहाँ पे एक क्लिक पे 2 क्लिक पे चीज़ें अच्छे से पाई हो जाए, वो एक्सपीरियंस वो जब कस्टमर फील करता है ना तो वो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है, कंफर्ट लगता है, और वो लगता है यार क्या कंपनी है, क्या शानदार चीज़ है। आया नहीं कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा ऑर्डर हो गया, सही तरीके की प्रॉब्लम हो गई। और न केवल ये बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा करना, कई बार उनका आफ्टर बाइंग एक्सपीरियंस में भी भाई उनको कोई प्रॉब्लम आ रही, उसकी आपने किस तरीके से एक कस्टमर केयरिंग टीम बना के रखी है जहाँ पे कस्टमर को नर्चर करते हो, जहाँ पे कस्टमर को आप टेक केयरिंग करते हो, वो कैसी आपका काम है, जहाँ पे आप उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से चुनते हो। तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स की आपको आइडेंटिफाइड है जो कस्टमर को आ सकते हैं, उसके लिए आप अपने स्टाफ को किस तरीके से ट्रेन करते हो, वो प्रोसेस आप किस तरीके से स्मूथ वे में रखते हो, वो भी कई बार इंपॉर्टेंट होती है आपको। कि कई बार जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा करते हो, ठीक है, तो आफ्टर टाइम भी प्रॉब्लम आ सकती है कस्टमर को, भाई लेट से प्रोडक्ट बिगड़ गया, तो अब वो प्रोसेस आपकी कितनी स्मूथ है, आप कितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कितने दिन में कस्टमर से वो प्रोडक्ट उठा लेते हो, और फिर उसके बाद आप कितने दिन में उसको वापस कर देते हो, क्या किस तरीके की आपकी वारंटी पीरियड है, गारंटी पीरियड पर आप किस तरीके से काम करते हो। कई बार ये चीज़ें भी आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करती है। तो इसमें कई बार बिजनेस जो होते हैं चूक कर जाते हैं, ये इसके कारण उनका सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कस्टमर उनसे छूटने लग जाता है, कॉम्पिटिशन के पास चला जाने लगता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप काम कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन पॉइंट है ये, ठीक है। 9वां अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि
बिजनेस जो होते हैं ना, कई बार होता है अपनी लिमिटेड तरीके में जिस तरीके से चल रहे होते हैं उसी में रह के होते जाते हैं, क्या टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलते नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं कि भाई जब डिजिटल कैमराज आए थे तो जो रील वाले कैमराज होते थे उसके लिए जितनी भी कंपनी, कुछ मैं अब नाम तो लेना चाहूँगा, कुछ कंपनी ऐसी थी कि वो सोच रही थी कि डिजिटल कैमरे में कभी उन्होंने बोला कि इतना जल्दी ये भी लोग अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, टाइम लगेगा, और वो क्या किया अपने रील कैमरा वाले ही प्रोडक्ट पे स्टिक रहे। अब धीरे धीरे क्या हुआ भाई, डिजिटल कैमरा की क्वालिटी, उसका ईजनेस काफ़ी अच्छा था, तो भाई लोगों को तो भाई क्वालिटी अच्छी चाहिए, ईजनेस चाहिए, प्रोडक्ट में नीड अच्छी उनकी बढ़िया, उनको थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करे, वही चीज़ तो भाई कस्टमर को भाता है ना, तो कस्टमर धीरे धीरे उधर शिफ्ट होने लगे। अब वो जो कंपनी पर्टिकुलर थी वो क्या हुई, उसी प्रोडक्ट पर स्टिक रह के एक वक्त ऐसा टाइम आया कि भाई कस्टमर ही नहीं बचा उसके पास, और वो बिजनेस डूब गया एकदम। फिर उसको एक पूरा रीब्रांड करना पड़ा, बहुत सारा पैसा लगा, बहुत नुकसान हुआ, तब जाके फिर वो बिजनेस फिर डिजिटल मार्केट में आया, पर वो स्कोप वो चीज़ वो नहीं बना पाई क्योंकि उसने अपने कस्टमर का ट्रस्ट लूज कर दिया। हाँ, फिर धीरे धीरे कुछ प्रोसेस करके उसने अपने बिजनेस को सही सेटल किया। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप सर्च कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा नेट में। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, आपको समय के अकॉर्डिंग चीज़ करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आज जैसे रिटेलर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। पहले क्या था भाई कि भाई ई कॉमर्स का नाम कोई चीज़ नहीं थी, तो अब हर कस्टमर जो था, अब जैसे एक शहर का कस्टमर है वो लिमिटेड था यार, वो हर बार थोड़ी ना कहीं बाहर जाएगा लेने, वो अपने आसपास की डिस्ट्रीब्यूट रिटेल शॉप से या फिर कहीं शॉप से वो लेता था, ठीक है। अब ई कॉमर्स के आने से क्या हुआ कि भाई उसके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, एक तो मोबाइल पे मिल गया, एक टिप पे उसको प्रोडक्ट मिल जाता है, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। अब रिटेलर्स के लिए प्रॉब्लम आ गई, अब बहुत सारे रिटेलर्स क्या है इस चीज़ को ना समझने के अकॉर्डिंग, मतलब समझते नहीं है कि भाई उनको भी इस चीज चेंज को अडॉप्ट करके वो भी उनके साथ चल सकते हैं। वो क्या है उसको एज अ कॉम्पिटिशन, एज अ विरोधी मानते हैं कि भाई नहीं यार ये मेरा धंधा चौपट कर रहा है। ये नहीं कि वहाँ पे वो समझे कि भाई नहीं, मैं इस पर किस तरीके से अगर ये कोई चेंज आ रहा तो मैं इस पर कोई चीज़ कर सकता हूँ। यहाँ भाई वो भी तो अपनी वेबसाइट ला सकते हैं, वो भी तो कोई मार्केट प्लेस में जुड़ सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो ये सब उनके लिए भी ऑप्शन है। बट क्या है रिटेलर्स वो करना नहीं चाहते भाई, नॉलेज नहीं। और मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नॉलेज की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है। आपको नॉलेज भी लेना होता है, आपको प्लान भी करना होता है, आपको एग्जीक्यूट भी करना होता है, एनालाइज भी करना होता है। पहला ही पॉइंट मैंने बताया था। अब यही जो पॉइंट होता है उनको नॉलेज ही नहीं है तो वो आप कर नहीं पाते, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज के अकॉर्डिंग वॉक नहीं कर पाते हैं। अब जो नॉर्मली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गलती है जो करते हैं वो है कि भाई स्केलेबिलिटी करते वक्त उनका बिजनेस कई बार फेल हो जाता है। भाई प्रोडक्ट सही है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, कस्टमर भी आ रहा है, पर क्या है कई बार उनका रिकरिंग जो मॉडल होता है वो जब स्केल करते हैं ना तो वो सस्टेनेबल वे में नहीं करते। अब सस्टेनेबल वे में ना करने के कारण उनके बिजनेस में उनकी डेथ हो जाती है। मैंने पहले भी बताया है कि भाई आपको सस्टेनेबल वे में करना है, आपके पास वो एक रीजन होना चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस को बैक कर पाओ, वो एक स्केलेबल तरीका आपको अपनाना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बर्न करके बस हमने स्केल कर देना है, कस्टमर बेस बढ़ा देना, नहीं, हमको सस्टेनेबल वे में चलना है। तो नौवां ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था, ठीक। अब बात करते हैं भाई 11वें तरीके की। वो 10वां तरीका था, सॉरी वो 10वां तरीका था, ये 11वां तरीका है, ठीक है। अब ये 11वां तरीका क्या बोलता है कि भाई बिजनेसेस कई बार क्या होते हैं अपने बिजनेस में इंटरनली स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करके रखना। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई वो उनके एनालिसिस के पैरामीटर्स डिसाइड नहीं करते हैं कि भाई उनका एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, क्या वो अपना पूरा एफर्ट दे रहा है, उसके पैरामीटर्स उन्होंने डिसाइड नहीं किया। उनको पता ही नहीं लगता कि भाई एम्प्लॉय अपना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार उनका इंटरनल मैनेजमेंट इतना बेकार होता है ना, स्टेबिलिटी नहीं होती, उनको पता ही नहीं लगता कि एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट उतने बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, कस्टमर जितने आ रहे हैं क्या वो नंबर उनका फिक्स है, क्या उतने कस्टमर वो अपने मार्केटिंग के थ्रू रिटेन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, कस्टमर रिटेन हो पा रहा है नहीं पा रहा, वो नंबर्स पे वो काम नहीं करते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब है कि एनालिसिस का एक जो इंटरनल एनालिसिस का जो पैरामीटर्स चाहिए होता है वो चीज़ उनकी डिसाइडेड नहीं होती, उसके कारण भी उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो खराब हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है बिजनेस को फेल कर देने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ में भी आप ध्यान रखें कि आपको अपने बिजनेस पर इंटरनल स्टेबिलिटी बना के रखनी है, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कोई एक डिसीजन ले पाओगे। और आखिरी 12वां जो तरीका है वो है कि भाई आपका रिलेशनशिप आपके एम्प्लॉय के साथ कैसा है। आपको आपके एम्प्लॉय के साथ ना एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है यार। एम्प्लॉय को कभी दबा के नहीं रखना, दबा के रखोगे वो काम नहीं करेगा।
आपको एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्डिंग के साथ काम करना, ताकि एम्प्लॉय को लगे कि भाई नहीं भाई मेरे को ये काम इसके साथ करना है, शिद्दत से करना चाहिए। वो एक ऐसा तरीका, वो एक एटीट्यूड उस एम्प्लॉय के मन में आप पैदा कर दो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होता है, यहाँ पे अगर आपने काम कर दिया ना, तो आपकी कई बार क्या होता है ना, आपके बिजनेस में कुछ गलत भी हो रहा होता है ना, एम्प्लॉय उसको सही कर देता है। तो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप से बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप उसका कितनी अच्छी रिलेशनशिप बना के लगते हो, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, वो आप कैसे क्रिएट करते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इसी के साथ मैं इन 12 पॉइंट्स का एंड करता हूँ। ठीक है, आपको मैं बोलूँगा वापस से आप एक वीडियो को रिवाइंड करो, एक पॉइंट को वापस से सुनो, अपने बिजनेस में देखो भाई क्या इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझ के भाई मैं कहाँ पे कोई गलती कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अगर गलती फाइंड आउट होती है वहाँ पे इंप्रूव करो। अगर आप ये करोगे ना तो आपको थोड़े ही दिनों पता लग जाएगा कि नहीं भाई वो जो मैंने प्रोसेस अपनाई वो काफ़ी वर्क कर रही मेरे लिए, और ये प्रोसेस एकदम वर्थ इट है। बिल्कुल मैंने एकदम बहुत सारा एनालिसिस के साथ 1.5-2 हफ्ते मैंने एनालिसिस किया, समझा, जाना, पूरे बहुत सारे बिजनेस को मैंने केस स्टडीज को देखा, तब जाके मैंने 12 पॉइंट्स निकाले, और काफ़ी यूजफुल पॉइंट्स है। इन पे आप बार बार सोचना, ध्यान रखना, ये आपको काफ़ी मदद करने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। तब तक के लिए भाई अच्छा काम करो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, दूसरों को भी बता देना भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि भाई काफ़ी लोग के पास हम लर्निंग पहुंचा पाए, नॉलेज पहुंचा पाए, और जिनको जरूरत है भाई उनके पास तो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखो और खूब बढ़िया बढ़िया से काम करते रहो। चलो बाय बाय।